आप सभी को नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं आज की इस प्यार भरी क्लास में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आप सभी के साथ बहुत ही प्यारी सी क्लास लेकर चलने वाले हैं और ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन के रिसेंट एग्जाम्स के बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। प्रेपोजिशंस पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। अगर नहीं पढ़ा है तो भैया पढ़ो, ठीक है ना, क्योंकि प्रेपोजिशंस के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एरर, फिलअप्स और क्लोज टेस्ट तीनों में आप लोगों की मदद करते हैं। और ये जानकर तो आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे कि इन्हीं के बेसिस पर ना आप लोगों का, मेरे बच्चों, पैराजंबल भी सुधरता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। लेटेस्ट पैटर्न के बेहतरीन सवाल आज की क्लास में। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखें, बनाएं अपने हिसाब से। चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। रुखसाना हैज ऑलवेज बीन कंप्लेनिंग, वो हमेशा कंप्लेन करती है, ठीक है ना, द पुअर सर्विस इन द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट की पुअर सर्विस को लेकर। अब जब हम कंप्लेन की बात कर रहे होते हैं ना, तो कंप्लेन जो की जाती है ना, उस चीज के साथ हम अबाउट को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्लेन का ये रेफरेंस हमें बताने का काम करता है कि उस कंप्लेन का आप जिक्र करते हैं, उस शिकायत का आप जिक्र करते हैं कि ये कमियां हैं, ये खामियां हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, अगर कंप्लेन के साथ ऑफ हम यूज करते हैं ना, तो इसका जो बिहेवियर है वो बहुत ही लिमिटेड सेंस में आ जाता है। जैसे मान लीजिए एक छोटी सी बात करते हैं, ठीक है। आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, साइड में से कोई लड़का गुजरता है और उसकी कोहनी आपको टच हो गई, तो ये कंप्लेन के साथ आप ऑफ के बारे में कहेंगे। इसका मतलब क्या होता है? यानी कि एक स्पेसिफिक मुद्दा है कोहनी टच होने का। ना वो आपको जानता, ना आप उसे जानते, ना आपने उसके बिहेवियर की बाकी चीजों को समझा। लेकिन यहाँ रोजाना हमेशा यहाँ जाती है, तो रेस्टोरेंट की जो सर्विस है ना, कभी खाना लेट मिलता है, कभी खाने की क्वालिटी में दिक्कत, कभी पानी को लेके, तो यहाँ पर अबाउट ज्यादा अच्छा है, ऑफ नहीं, ठीक है ना जी। बाकी तो सारे ही अपने आप में इरिलीवेंट बन जाते हैं। हियर वी हैव द एक्सप्लेनेशन। ठीक है बच्चे, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को पहले ध्यान से पढ़ते हैं। द यंग मैन रिजॉर्टेड, है ना, ब्लैंक स्टीलिंग, ठीक है। तो ये वो जारी रखता है क्या? चुराना, ठीक है। क्यों? वेन ही डिड नॉट गेट, जब उसे जॉब नहीं मिलती, टू सस्टेन हिज फैमिली, अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए, जब उसके पास कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है ना। तो रिजोर्ट का मतलब होता है, जब हम टू के साथ लगाते हैं इसको, तो इसका मतलब क्या होता है? टू कंटिन्यू समथिंग, किसी भी प्रैक्टिस को, किसी भी काम को कंटिन्यू रखना, ठीक है ना। इस रिजोर्ट को यहाँ वर्ब की तरह यूज किया गया है। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो रिजोर्ट के साथ हम टू को लगाकर चलते हैं जब किसी भी चीज को आप जारी करते हैं, या जब किसी भी चीज का आप सहारा लेते हैं और आपको पता है कि वो चीज शायद हो सकता है गलत है, ठीक है ना। तो आपको उसका क्या लेना पड़ता है? उसको कंटिन्यू करना पड़ता है, जो भले ही अपने आप में अनप्लीजेंट एक्ट ही क्यों ना हो, कोई अनप्लीजेंट एक्ट ही क्यों ना हो, यानी कि जिसको देखकर हमारे मन में अच्छा तो हमें लगता नहीं, लेकिन मजबूरन हम क्या ना करते, ठीक है ना। वो एक कहावत नहीं सुनी आप गांव देहात में अक्सर कहते हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, है ना, और कुछ है ही नहीं, देश को आजाद करने के लिए है ही नहीं, तो चलो महात्मा गांधी को ही जो कि ऐसा कुछ मान लेते हैं। पुरानी देहाती कहावत है, अभी की नहीं है ये। चलिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखते हैं। द क्रॉप्स आर इन्फेस्टेड ब्लैंक एक्सोटिक पेस्ट, है ना। इसके अंदर बहुत सारे पेस्ट भरे पड़े हैं, अननोन टू दिस लैंड, जो इस लैंड के है ही नहीं, जो इस लैंड के है ही नहीं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर इन्फेस्टेड के साथ अगर मैं बाई लगा देता हूं, तो आपको महसूस होगा कि सर ये तो अपने आप में पैसिव वॉइस बन गया, ये तो अपने आप में पैसिव वॉइस बन गया। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली ये पैसिव कंस्ट्रक्शन नहीं है। मैं अगर आपको कहूँ शी इज टायर्ड, तो क्या ये पैसिव वॉइस है? आप कहोगे नहीं सर ये पैसिव वॉइस नहीं है, ये तो अपने आप में एडजेक्टिव है, जो इसके होने की अवस्था बता रहा है कि वह थकी हुई है। मेरी बात समझ रहे? वह थकी हुई है। तो इन्फेस्टेड का मतलब होता है किसी चीज से लबालब होना, पूरी तरीके से किसी चीज से भरा होना, किसी चीज से ग्रस्त होना। तो यहाँ पर ये इसकी अवस्था बता रहा है, इसलिए ये पैसिव तो नहीं है, ये एडजेक्टिव है। तो बाई की कंसीडरेशन गलत होगी। अलोंग का मतलब होता है पैरेलल टू समवन और समथिंग, किसी चीज के बिल्कुल पैरेलल चलने की बात होना। फोर बताने का काम करता है पर्पस, तो सर इन्फेस्टेड के साथ हमें मजबूरन विद लगाना पड़ता है। मेरी बात समझ गए मेरे बच्चे?
तो एक अच्छा सवाल है, इसको जरूर आपको ध्यान रखना है। Here we have the explanation। क्वेश्चन फोर्थ की तरफ हम चलते हैं। बेटा ध्यान से क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखिएगा, ये क्या कहता है। दिस सॉन्ग इज नॉट बिफिटिंग। देखो फिट का मतलब तो आप जानते ही हैं, आजकल तो हर कोई इंसान फिट रहने की कोशिश करता है, रनिंग करता है, जिम करता है, योगा करता है फिट रहने के लिए, और बी अगर इसके साथ हम जोड़ देते हैं तो ये वर्ब बन जाती है, और इसका मतलब समझ में आता है, यानी कि जो किसी चीज के लिए बिल्कुल उचित हो, अनुरूप हो, एप्रोप्रिएट हो, सुटेबल हो। ठीक है ना जी। तो इसका मतलब हमें समझ में यहां पर आता है सुटेबल। ठीक है ना। अब पॉइंट क्या है, मैं अगर ये कहता हूं आपके सामने द नॉवल इज इंटरेस्टिंग, ठीक है ना, और फिर मैं अगर ये कहने की कोशिश करता हूं शी इज गोइंग। अब जो सरफेस पर पढ़ते हैं, जो बच्चे गहराई से नहीं पढ़ते, उनके साथ एक नुकसान हो जाता है। जो बच्चे गहराई से नहीं समझना चाहते चीजों को, वो यहाँ इन दोनों लिखे हुए सेंटेंसेस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोल देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ इज आईएनजी देख लिया उन्होंने, है ना। तो अब यहां आप गलती कर रहे हैं छोटे भाई। क्या यहां नॉवल के होने की अवस्था बताई जा रही है कि नॉवल कैसा है, इंटरेस्टिंग। तो ये इस नॉवल की अवस्था अगर बता रहा है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। यहां पर ये इंसान जाने का काम कर रहा है, तो ये अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब है। यहां पर ये इंसान जाने का काम कर रहा है, यहाँ एक एक्शन किया जा रहा है, इंटेंशन के साथ किया जा रहा है। गॉट इट। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि ये बिफिटिंग अपने आप में सुटेबल मीनिंग बनाता है, तो बिफिटिंग अपने आप में एडजेक्टिव हुआ। अब इस एडजेक्टिव को इस नाउन के साथ जब हम फिक्स कर रहे होते हैं, तो बिफिटिंग का मतलब होता है जो एप्रोप्रिएट हो। लेकिन आपके दिमाग में आएगा एप्रोप्रिएट होगा किसके लिए? मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ कि नहीं? बोलो हाँ है ना। तो अगर मैं बिफिटिंग को सिर्फ एक वर्ब की तरह से लेकर चलता हूं, अगर मैं बिफिट को एक वर्ब की तरह लेकर चलता हूं, तो ये अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या? इसके बाद सीधा सीधा हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और जब हम इसके साथ ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो हमें इसके बीच कोई भी प्रेपोजिशन लिखने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हैं? लेकिन यहां तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है मेरे भाई। जब एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो बिफिटिंग के साथ हम टू का यूज करते ही नहीं है। ठीक है ना जी। ओन नहीं, बाई नहीं, फोर। फोर का मतलब क्या होता है बेटा? फोर का मतलब भी एप्रोप्रिएटनेस को जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है ना जी, कि ये चीज सुटेबल किसके लिए है, तो आप यहाँ फोर को ही करेक्ट आंसर मार्क करेंगे। बहुत हसीन सवाल है ये आपके लिए। इस सवाल बहुत बेनजीर है, इसको आप छोड़िएगा नहीं, अच्छे से जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, स्क्रीन को रोकें और बनाएं। द कंट्री इज टीमिंग ब्लैंक प्रोडिजीज। प्रोडिजीज का मतलब हमें समझ में आता है जो इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है ना, जो इंटेलिजेंट पर्सन्स होते हैं उनकी बात यहाँ की जा रही है। इन ऑलमोस्ट एवरी स्टेट, हर एक स्टेट में जो बुद्धिमान लोग हैं, जिनका अपने सब्जेक्ट में या अपने एरिया, स्पेसिफिक एरिया में बहुत अच्छी जिनकी नॉलेज है। द कंट्री इज टीमिंग। टीमिंग का मतलब हमें क्या समझ में आता है? किसी चीज से भरा हुआ होना। ठीक है ना, किसी चीज से भरपूर होना। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो आप यहां पर इस टीमिंग को देखेंगे तो ये कंट्री की अवस्था है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होने की वजह से ये एडजेक्टिव है। प्रेजेंट पार्टिसिपल होने की वजह से एडजेक्टिव है। तो इसका अगर मैं मीनिंग आपको बताऊं तो इसका मीनिंग निकलता है फुल ऑफ। क्या मीनिंग निकलता है? फुल ऑफ। ठीक है ना। अब किसी चीज से भरपूर है ये, तो सर किस चीज के साथ ये भरपूर है? तो उसकी कंपनी को आप बताएंगे, उसके साथ को बताएंगे विद लगाकर, ना थ्रू, ना अलोंग और ना बाय। करेक्ट है। ये क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अलग है, और मेरे बच्चे ये क्वेश्चंस मेरे बनाए हुए नहीं है, ये रिसेंट एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं जो अभी हाल फिलहाल के पेपर्स में पूछे गए हैं। ठीक है। और ये जो क्लास है ना, ये क्लास एसएससी के लिए ही नहीं, सीडीएस के लिए, एनडीए के लिए, टीचिंग एग्जाम्स के लिए और बैंक एग्जाम्स के लिए हर जगह आपको मदद करेगी। सबसे ज्यादा वो बच्चा डैमेज होता है जो इंग्लिश को बांट देता है, सोचता है कि मेरे पेपर में कुछ अलग इंग्लिश आएगी। नहीं बाबू, इंग्लिश इंग्लिश ही है। आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। आज से आपको अपनी जिंदगी में दो चीजें बनाकर चले, मुझे इंग्लिश आनी चाहिए और मेरा जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, चीजों को समझने का जो नजरिया है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। गॉट इट। इसीलिए मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा बैच करियरविल ऐप पर लाता हूं कि अब की बार, आखिरी बार आप सब कुछ सीख सकें।
15 साल हो लिए पढ़ते पढ़ते, 12 साल स्कूल में, 3 साल ग्रेजुएशन के, आज तक इंग्लिश सही तरीके से नहीं समझ पाए। लेकिन अब की बार, आखिरी बार, एक बार अच्छे से सीख लो, फिर जीवन भर परेशानी नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, चलिए। द चिल्ड्रन एट पैनकेक्स, बच्चों ने पैनकेक्स खाए, बर्गर्स फॉर ब्रेकफास्ट, बर्गर्स दिए गए उनको, बर्गर्स नहीं खाए, के स्थान पर क्या खा लिया? पैनकेक्स खा लिया। तो जब आप किसी भी चीज का रिप्लेसमेंट बताने का काम कर रहे हैं, जब आप किसी भी चीज का रिप्लेसमेंट समझ नहीं आता, तो सब्स्टिट्यूशन जब आप किसी चीज का बता रहे हैं कि इसके स्थान पर ये खा लिया गया, तो अगेन तो नहीं आएगा, ये वैसे भी प्रेपोजिशन नहीं है। ओविंग टू का मतलब ही बिकॉज ऑफ होता है, दोनों रीजन बताते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन बताने के लिए इंस्टेड ऑफ का हम यूज करते हैं। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है जब किसी चीज के सब्स्टिट्यूशन की आप बात करते हैं कि इस चीज के स्थान पर हमने ये काम किया। ठीक है, तो ये एक अच्छा सवाल बनता है मेरे बच्चों का। क्वेश्चन 7 पर आएंगे। माई नेबर इज एनवियस, दो शब्द आप लोगों को पता होने चाहिए, एनवी और जेलस। ठीक है, ये दोनों के दोनों शब्द इधर उधर आप लोगों को परेशान करेंगे ही करेंगे, मैं जानता हूं। ठीक है जी, देखो एनवी का मतलब क्या होता है? एनवी का मतलब होता है जब किसी दूसरे के पास कोई चीज हो, दूसरे के पास कोई चीज हो, उसे देखकर जलन होना। जैसे आपके दोस्त के पास एक नई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन गाड़ी है, आपके पास वैगन आर है। अब आप रोज देख के उसको जलते हैं अंदर ही अंदर, यार ये गाड़ी मेरे पास होती तो मैं बताता ही इसे। तो दूसरे के पास कोई चीज है, उसकी जलन को एनवी कहते हैं, है ना। और कोई ऐसी चीज जो आपके अपने पास है, कोई ऐसी चीज जो आपके अपने पास है, आपको ये डर है कि कहीं आप उसे खो ना दे, कहीं आपका कोई दोस्त उसे छीन ना ले, कहीं कोई तीसरा इंसान उसको ले ना जाए, उस चीज की जलन को हम जेलसी कहते हैं। माई नेबर इज एनवियस मी, मुझसे जलता है मेरी नई गाड़ी के लिए। तो यानी कि मेरे दोस्त की, मेरे पड़ोसी की मेरी चीज को लेके जलन है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे? एनवियस फॉर, ऑन, ऑफ या टू। तो बाबू इस एनवियस की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो एनवियस के साथ टू तो हम उसको यूज करते हैं जब हम किसी रेसिपिएंट को बताते हैं। रेसिपिएंट का मतलब क्या हुआ? बचपन में प्रेम पत्र लिखे थे मैंने अपने दोस्त के, मेरा दोस्त मुझसे अपने लव लेटर लिखवाता था, तो मैं यहाँ उसका नाम लिखता था टू के साथ चंपा, और यहाँ फ्रोम उसका नाम लिखता था चंपू। तो टू के साथ किसका नाम आया? जो इस पत्र को प्राप्त करेगा, और प्राप्त करने वाले को रेसिपिएंट कहते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? एनवियस ऑन, ऑन हम तब यूज करते हैं जब किसी टॉपिक का जिक्र करते हैं या कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस बताते हैं, ठीक है। ऑफ हम तब यूज करते हैं जब पार्टिटिव यूज होता है ना जी। लेकिन ऑफ की जब हम बात करते हैं तो ये पोजेशन रिलेशन भी बताता है, तो यानी कि यहाँ तो रिलेशन बताया जा रहा है, जो चीज मेरे पास है कि नहीं। फोर तो नहीं चलेगा, तो यहां पर हमारे लिए एक ही करेक्ट आंसर बनता है, एंड दैट इज ऑफ। यहां रिलेशन वाले बिहेवियर के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो किस चीज के लिए उसके दिमाग में जलन है, वो चीज मेरे पास है। गॉट इट? ठीक है, अच्छा सवाल है ये, फिक्स्ड प्रेपोजिशन के ही सवाल है बेटा। क्वेश्चन 8 को देखते हैं। नेपोलियन बोनापार्टे वॉज मरून्ड द आइलैंड ऑफ एल्बा। अब इस सवाल को ध्यान से देखते हैं। मरून्ड का मतलब होता है जब किसी इंसान को अकेला छोड़ दिया जाए, ठीक है ना। अब ये एक आइलैंड है भाई साहब, यहां समुद्र भरा पड़ा है, ठीक है दोस्त। अब यहां पर नेपोलियन को अकेला छोड़ दिया गया, तो ये भाई इसके ऊपर है, तो कांटेक्ट ऑफ सरफेस आएगा। तो कांटेक्ट ऑफ सरफेस अगर आएगा तो ऑन आएगा ना भाई, ठीक है ना मेरे भाई, है कि नहीं। ओवर इसलिए नहीं आता, ओवर हमेशा कवरिंग सेंस में आता है। कवरिंग सेंस का मतलब तो ये होगा पूरा नेपोलियन बोनापार्टे आइलैंड के ऊपर पूरा ढक के खड़ा हुआ है। सर इतना लंबा कोई घाघरा थोड़ी पहन के बैठा है। अंडर का मतलब तो सर नीचे घुसेड़ दो, है ना। इन नॉनसेंस हो गया। इन तब आता है जब हम सराउंडिंग सेंस क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है ना। यहाँ सराउंडिंग सेंस नहीं होती। आइलैंड इज समथिंग लाइक कि एक बहुत बड़ा मतलब रेत का टीला है, ठीक है ना जी, और इधर इधर कोई एक आधा पेड़ लग गया तो लग गया, नहीं तो अदरवाइज कुछ नहीं है। क्वेश्चन 9 को देखते हैं। हर एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन लेवल के एग्जाम से निकाला गया आपके लिए, ठीक है ना।
द एनॉयड लेडी, वो लेडी जो बहुत परेशान थी, रेफरेंड, अपने आप को दूर रखती थी, रेप्रीमेंडिंग द स्ट्रेंजर, रेप्रीमेंडिंग का मतलब होता है स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग का मतलब होता है किसी के लिए डांट या फटकार, ये भी अपने आप में सॉरी, ये भी अपने आप में किस चीज का काम कर रहा है, जेरंड का काम कर रहा है, किस चीज का काम कर रहा है, जेरंड। क्यों? क्योंकि यहां पर तो हम प्रेपोजिशन लगाएंगे, प्रेपोजिशन किससे पहले आता है, नाउन से पहले, तो नाउन क्या होगा, V1 के साथ जुड़ा आईएनजी, जेरंड का काम करता है, ठीक है जी। अब रेफरेन का मतलब होता है अपने आप को किसी चीज से दूर रखना, अपने आप को किसी चीज से रोकना, ठीक है ना, टू स्टे अवे फ्रोम, टू स्टे अवे फ्रोम, या टू स्टॉप समवन डूइंग फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी को कुछ चीज करने से दूर करना, ठीक है ना। तो रेफरेन के साथ इसी वजह से हम फ्रोम का यूज करते हैं। टू तो रेसिपिएंट है, अगेंस्ट तो किसी चीज के ऑपोजिट में आ जा रहा है, फॉर पर्पस को बताता है, ठीक है। बढ़िया सवाल आ गया मेरे भाइयों। क्वेश्चन 10 बनाएंगे, ध्यान से बनाएंगे। रामानुजम आप जानते हैं गणित के भारतीय हैं ये, और मतलब रहे हैं, और इनसे ज्यादा फास्टेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स पूरे विश्व में किसी की नहीं रही। रामानुजम इज कॉम्पिटेंट ब्लैंक सोल्विंग ऑल टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल सम्स, हर तरह के गणित के जो भी उनके सामने प्रॉब्लम्स होती थी उनको सोल्व करने के लिए। तो ये वही आपके सामने जेरंड हो गया है भाई। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रेपोजिशन अगर आ रहा है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे सामने प्रेपोजिशन कौन सी आनी चाहिए, कॉम्पिटेंट के साथ। कॉम्पिटेंट फॉर बिल्कुल नहीं आएगा सर। कॉम्पिटेंट के साथ फॉर इसलिए नहीं आता है क्योंकि कॉम्पिटेंट के साथ जब हम फॉर को यूज करते हैं तो वो किसी भी चीज की एलिजिबिलिटी बताने का काम करता है, ठीक है ना। यहाँ एलिजिबिलिटी नहीं बताया गया है, मेरी बात समझ में आ रही है। यहाँ उसके अंदर योग्यता नहीं बताई जा रही है कि आप इस नौकरी के योग्य हैं। कैसे योग्य है? क्योंकि आपने एमए इंग्लिश किया है, समझ रहे हैं, नॉट इट, तो उस सेंस में तो ये बात कही नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये सॉरी माफ कीजिएगा, थोड़ा सा लिखने की गलती हो गई है, ठीक है ना, ये शायद फ्रोम है, पेपर में ही ऐसा दिया गया है, ठीक है ना, ये तो कोई वर्ड ही नहीं है, शायद एग्जामिनर यहाँ पर फ्रोम लिखना चाहता था। फिर कह रहा हूं कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो मैंने बनाया है, ये सभी वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर ने आपके लिए तैयार किए हैं। अब कॉम्पिटेंट के साथ बाई लगा देंगे हम, तो सर बाई किसी एजेंट को ढूंढता है जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है, कोई टूल है एटसेट्रा, तो आप यहां पर लगाएंगे कॉम्पिटेंट एट, ठीक है ना। इट इज कॉम्पिटेंट एट का मतलब आप समथिंग लगा के चलेंगे, ही इज गुड एट डूइंग समथिंग, ही इज गुड एट डूइंग समथिंग, गॉट इट, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बेहतरीन सवाल है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज की सेशन को यहीं रोकते हैं, मस्ती से रिवीजन कीजिएगा, सेशन को सभी तक शेयर कीजिएगा, दोबारा इन क्वेश्चंस को जरूर बनाकर देखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।